नार्की की क्या एज होती है और डीजोबी के कॉजेज हो सकती हैं। दो एज एक्सट्रीम्स पे, एक तो आफ्टर प्यूबर्टी, इमीडिएटली आफ्टर मिनार्की के बाद साइकिल्स इरेगुलर होते हैं बिकॉज दीज आर मोस्टली एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स। और सिमिलरली आपके पास जो पेरीमीनोपॉजल एज है, मीनोपॉज से पहले 4, 5 या 10 साल पहले साइकिल्स बिकम्स इरेगुलर क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप शुरू हो जाता है और एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती है। सो व्हेन एवर देयर आर एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स, उसमें क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन नहीं होती तो देयर इज नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता, एंड बिकॉज ऑफ द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजेंस की वजह से there is a hyperplasia of endometrium. The endometrium grows excessively, resulting in the hyperplasia. Sometimes इसमें कुछ malignant changes भी आनी शुरू हो जाती हैं, but not in the near puberty वाली एज ग्रुप में तो नहीं आती। और जो after 40 years of age है उसमें इसकी chances 1% हैं। सही बात है, as the age advances the risk of malignancy increases. फिर डेफिनेशंस थी उसमें मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, लिकोमेनोरिया और एमेनोरिया वगैरह की। These definitions are important from the point of view कि when a patient comes to you in OPD और आपने उसकी हिस्ट्री लेनी होती है तो आपने उससे पूछना है कि जी आपका क्या ब्लीडिंग पैटर्न है, आपको बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। ब्लीडिंग का साइकिल रेगुलर है, डेज ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा है, साइकिल शॉर्ट है, किस किस्म की कंप्लेन है, ताकि आप उससे यू कैन रीच आर डायग्नोसिस। और जब तक आप डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचते हैं डेफिनेटली यू कैन नॉट ट्रीट इट। फिर हाइपोमेनोरिया है, पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरेजिया। फ्रीक्वेंसी का पूछते हैं, रेगुलरिटी का पूछते हैं, ड्यूरेशन कितनी है, वॉल्यूम कितना है। कॉजेज में आपको पढ़ा जी कि फाइब्रॉइड्स हो सकती हैं, देन देयर कुड बी एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, सर्वाइकल पॉलिप्स, पीआईडी हो सकती है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस हैं, मैलिग्नेंट लीजन्स ऑफ endometrial, cervical, vaginal and ovarian origin, diseases of genital tract like the inflammations हो सकती हैं, pregnancy related irregularities like the miscarriages or ectopic pregnancy or molar pregnancy। और क्या क्या causes हो सकती हैं उसमें, coagulation disorders हैं, thyroid disease है जिसमें hypothyroidism and hyperthyroidism both are included, drug therapy है जिसमें warfarin है and bleeding। अच्छा जी, why we label this as endometrial origin? Last time, Dr. Dina definitely we have discussed with you. When there is no pelvic pathology diagnosed or recognized, a patient comes to you with irregular genital bleeding, and after doing all the investigations and history and examination and investigations, we have come to the conclusion that there is no organic pelvic pathology or any other type of pathology stomach। उसको हम लेबल कर देते हैं कि ये DEO है, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑरिजिन, जिसको पहले DUD कहा जाता था। और जिसको हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट विदाउट एनी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑर्गेनिक कॉज। डायग्नोसिस इज मेड बाय एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनिक कॉज। मैंने भी आपको बताया कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन से आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द कॉजेज फिर आप उसको लेबल करते हैं एज DEO। ये है जी पिक्चर शोइंग ऑल पॉसिबल कॉजेज। उसमें ये है इंट्रागैविटरी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, सबस्क्रोटल फाइब्रॉइड्स हैं, फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम की हो सकती है, सर्विक्स की, वेजाइना की, फेलोपियन ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन कोई हो सकती है, फाइब्रॉइड्स को भी डिफरेंट तरह के हैं। देन वी कुड हैव फेलोपियन ट्यूब्स, ये हैं चीज़ पूरी, और ये आपकी एंडोमेट्रियल कैविटी है, दिस इज कैंसर। ये पूरी जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है इन द वॉल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, दिस इज द एंडोमेट्रियल कैंसर। इट कुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अच्छा, अब ये इसलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू करी सो यू कैन हैव जस्ट ग्लैंस और उसको आप एक फ्लैशबैक दे सकें ये क्या क्या कॉजेज थी। अच्छा, अब ये है कि व्हेन देयर एंडोमेट्रियम शेडिंग होती है तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। ये नेचर का निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। देयर इज ऑलवेज बिटवीन ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन। जब ब्लीडिंग शुरू होती है बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियल शेडिंग की वजह से, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे देयर आर ऑल्सो कोएगुलेशन फैक्टर्स प्रेजेंट जो कि ब्लड को क्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिलरीज में क्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं टू स्टॉप और टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सेसिव ब्लीडिंग। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ दोज कोएगुलेशन फैक्टर्स, जिस तरह कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकती है इम्बैलेंस, PGE2 और PGF2 अल्फा का इम्बैलेंस। PGE causes vasodilation and PGF2 alpha causes vasoconstriction.
अब अगर PGF2 अल्फा की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और E2 ज़्यादा हो जाएगी, इट विल रिजल्ट डायलिटेशन और उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड या एंडोथेलिन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है विच ऑल्सो कॉजेज वेजोडाइलेटेशन एंड एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो उस प्रॉब्लम की वजह से भी पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। सो दीज प्रॉब्लम्स आर एट द माइक्रो लेवल जो हम इन्वेस्टिगेशंस पे डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कि उसको जी कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वी लेबल इट एज BEO। जिस पे भी आपको बताया था, दिस इज प्रीवियसली बीन टर्म DUB एंड इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द पॉसिबल ऑर्गेनिक कॉजेज। फिर जी हमने इस पर बात की थी कि आपने सारा इस पर पढ़ लिया था जी। हम इस पर ट्रीटमेंट के लिए फिर आते हैं, भी आखिर में ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि जी हाँ जी, एंडोमेट्रियल लेवल पे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज अ यूरोप्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है और ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है। अब ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, बेसिकली दीज कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ द कोएगुलेशन फैक्टर्स, सॉरी एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स। ये फाइब्रिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, फाइब्रिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन यूरोप्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर की और ये जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेसिव हो जाए एज कम्पेयर टू कोएगुलेशन फैक्टर्स, इट कैन एक्सेसिव ब्लीडिंग, फाइब्रिनोलाइसिस बहुत ज़्यादा होगी और पेशेंट जो है वो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंप्लेन करेगी। एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स कॉमनली प्रिस्क्राइब, इस वजह से जब हमने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट ना तो हम एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स पे जाते हैं। ये बात अभी थोड़ी देर के लिए याद रखें, हम इस पर मैनेजमेंट पे बात करेंगे। और हमने जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात की है कि उसमें F2 अल्फा की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और E2 की ज़्यादा हो जाती है, तो इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और ब्लीडिंग कॉज कर रहे हैं, और कोएगुलेशन फैक्टर्स या एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स हैं या फाइब्रिनोलिटिक फैक्टर्स जो हैं जिसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स हैं और इनके भी लेवल पर। सो इन दो फैक्टर्स को अगर हम एड्रेस करें, इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या किया है, वी टॉक अबाउट इट। डिजीज कोर्स ऑफ BEO, ये बात कर रही है कि 80% जो DUB है वो प्यूबर्टल और पेरीमेनोपॉजल एज में है और प्रोलॉन्ग्ड अनअपोज्ड एस्ट्रोजन की प्रोलिफरेशन होती है जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया हो सकता है। और फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। तो दिस सिंपल सिस्टिक हाइपरप्लेजिया की इंसिडेंस 1% है, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया 29% है और चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड थ्रू साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, नॉन एंडोमेट्रियल है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। हिस्ट्री पे भी आपने क्या क्या पूछना है, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया का, पोस्ट पार्टल ब्लीडिंग, एसोसिएटेड वजाइनल डिस्चार्ज का पूछते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन का पूछा जाता है। सिमिलरली इफ द पेशेंट हैज मिस्ड एनी पीरियड्स और नॉट, टू एक्सक्लूड द एबॉर्शन की कोई मतलब कोई थ्रेटेंड मिसकैरेज तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है अगर पेशेंट इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आई है तो, एंड इफ शी हैज मिस्ड अ पीरियड। एग्जामिनेशन पे आप उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट एनी एब्डोमिनल, स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड वजाइनल एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशंस, अच्छा बेटा आपका जो क्वेश्चन आता है SCQ लिखने के लिए आता है, उसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है एंड वी आस्क यू रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। तो उसमें हमेशा हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि हिस्ट्री में आप कौन कौन से पॉइंट्स पूछते हैं, एग्जामिनेशन पे क्या क्या देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे। अच्छा, आप लोगों में से अक्सर लोग लिखते हैं कि सारी की सारी पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर लिख देते हैं कि सारी की सारी करवानी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस आपने टू द पॉइंट और डायरेक्टेड होनी चाहिए। पेशेंट के इतने ज़्यादा पैसे हम नहीं लगवा सकते कि हम CT स्कैन से लेके CBC तक सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन उसकी करवा रहे हैं। तो इट हैज़ टू बी डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द, एक अगर आपकी रिपोर्ट आई है तो उस पर बेस्ड नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हैं, और अगर पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो उस पर बेस करके इसमें हमने कहा जो CBC हो सकती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, PTA PTT, ब्लड शुगर की फास्टिंग है, T3 T4 TSH है, TBS और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी है और HBS और एंडोसर्वाइकल स्वैब्स हैं। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स और 45 ईयर्स। 40 साल से बाद या 45 ईयर्स के बाद ये खातून आपके पास आती हैं एंड शी कंप्लेन्स ऑफ इर्रेगुलर bleeding or heavy vaginal bleeding which is not responding to medical treatment.
अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देने से भी पहले बल्कि you have to go for endometrial sampling. उसकी sampling जो है, it is most important to exclude any underlying pathology. To exclude any underlying pathology. Please keep it in mind. If a patient with 40 years, 5 years above आपके पास आती है, complaints of heavy irregular vaginal bleeding, always go for endometrial first after the baseline investigations and before treatment. मैं आपको बताया कि जो डीएनसी कर सकते हैं एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के लिए, आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग फॉर टाइप एचपीआर कर सकते हैं, टाइप ऑफ एंडोमेट्रियम सिट्री है, proliferative hyperplasia, inflammation like tuberculosis and precancerous और cancerous lesions हैं. I'm just going through it rapidly क्योंकि हमने पिछले वाला लेक्चर आपने जो ले लिया है उसके बारे में बात करें ताकि आपको थोड़ा सा रिव्यू हो जाए. दिस इज द क्यूरेट है, बड़े वाला क्यूरेट है और ये छोटे वाला क्यूरेट है जिसे हम एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करते हैं. वी डू द क्यूरेटाज. This curettage can be done in DNC. जिसको हम dilatation in curettage कहते हैं in case of miscarriage or abortion. और कभी-कभी हमें जब endometrial sampling करनी होती है तो we use the same curette for this purpose. This is the Piper sampler. ये आपकी टोक्स के ऑस्पी के स्टेशन पड़ता है. ये आउटपेशेंट, इसको हमें याद रखना है. इंशाल्लाह ताला जब आप लोग वापस आएंगे वार्ड्स में आपकी रोटेशन होगी तो आपको पाइपर सैम्पलर दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आजकल जो आउटडोर जितने प्रोसीजर्स की जाती हैं एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के लिए उसमें हम पाइपर सैम्पलर ही यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत सी पेशेंट्स ऐसी होती हैं डू नॉट वांट डबल एनेस्थीसिया कि आप पहले उसको डीएनसी के लिए एनेस्थीसिया देंगे या एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के लिए पहले एनेस्थीसिया दें और फिर ट्रीटमेंट के लिए एनेस्थीसिया दें. तो ये एक आउटडोर प्रोसीजर है विच कैन बी डन विदाउट एनी पेन और मिनिमल पेन और विदाउट एनी एनेस्थीसिया. इन्वेस्टिगेशंस में और क्या कर सकते हैं? इस टेस्ट को गाइडेड एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. डीएनसी आप क्यूरेट से भी कर सकते हैं, पाइपिंग से भी कर सकते हैं, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज दिस टेस्ट को गाइडेड एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग. ये आउटडोर डिपार्टमेंट प्रोसीजर है. इन द फॉरेन कंट्रीज में बहुत छोटा सा एक कैनुला होता है अबाउट 2.73 millimeters which can be used to take the endometrial sample. This is the picture showing it. आप इसको देखते हैं कैविटी में डालते हैं और ये आपके पास एक कोई मैस है या कोई भी ट्यूमर है या पॉलिप है या फाइब्रॉइड है, उसमें से आप इसका टिश्यू ले सकते हैं. सेंड इट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. और स्टेरोस्कोपी की बात की होगी डॉक्टर वीना ने आपके साथ. ये हैं जो फाइब्रॉइड्स हैं क्योंकि एंडोमेट्रियल कैविटी में आपको नजर आ रहे हैं. और उसके बाद है जी हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की हमने बात की थी. फिर हमने थायराइड डिसफंक्शन की बात की है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात की, हार्मोनल डिसऑर्डर है बट ओवेरियन एनलार्जमेंट कैन बी डिटेक्टेड. और उसके बाद है जी इवैक्यूएशन ऑफ दी वेस्कुलर मोल हो सकता है, पोस्ट एक्वाटिक ब्लीडिंग है, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, क्रॉनिक पीआईटी, फाइब्रॉइड यूट्रस है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है. नाउ कम टू दी ट्रीटमेंट. हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताना चाहती हूँ ताकि आप इसको दीदी अपनी बना सकें. मैंने टेका हिस्ट्री. अगर साइंस सिम्टम्स हैं उसके हिस्ट्री ऑफ रीसेंट एबॉर्शन है, मिस्ड पीरियड, डिलीवरी और इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी, मेडिकल एबॉर्शन पिल. इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या कराती हैं? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. एक पेशेंट आपके पास आती है एंड शी सेज कि मैंने पीरियड्स मिस किए थे एंड आफ्टर दैट 15 दिन के बाद मुझे पीरियड्स आए हैं या एक हफ्ता ओवरड्यू होकर आए हैं और उसके बाद जो है आई हैव बीन ब्लीडिंग हेवीली या मुझे थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है. ऑलवेज गो फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट. कोई भी पेशेंट, इफ एनी पेशेंट कम्स टू यू इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 12-14 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक इन शी इज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, कंप्लेन ऑफ इरेगुलर वैजाइनल ब्लीडिंग, आफ्टर मिसिंग पीरियड्स, ओवरड्यू पीरियड्स, always go for urine pregnancy test first. Fibroid uterusm, endometriosis, adenomyosis and chronic PID. फाइब्रॉइड यूट्रस में रेशियो होएगा, पॉलीमेगा भी हो सकता है, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, इरेगुलर एनलार्ज यूट्रस बट नॉट. फाइब्रॉइड में कभी भी यूट्रस टेंडर नहीं होता एग्जामिनेशन में अनलेस एंड अंटिल द पेशेंट इज हैविंग एनी रेड डीजनरेशन और एनी अदर टाइप ऑफ डीजनरेशन इन द फाइब्रॉइड. उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस में मेनोरेजिया होता है, पॉलीमेनोरिया, कटिंग पेन ड्यूरिंग मेंसेस, कॉइटल पेन, इनफर्टिलिटी इन एंडोमेट्रियोसिस में. एडिनोमायोसिस में इनफर्टिलिटी नहीं होती. इलाज लोकलाइज्ड एडिनोमायोमास हो सकते हैं,
or these adenomyomas can be differentiated from the fibroids only on the histopathological examination. Because बहुत जो अगर एक्सपर्ट किस्म का रेडियोलॉजिस्ट है, only he or she can differentiate the adenomyomas from fibroids on the ultrasound radiological examination. Otherwise जो है वो histopathological examination पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फिर उसके बाद PID है क्रॉनिक, जिसमें पॉलीमेनोरेजिया होता है, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया and the lower abdominal pain, leukorrhea, chronic pain, and situation tender uterus, fixed restrictive mobility. फाइब्रोइड यूट्रस में साइंस और सिम्टम्स किस तरह के होंगे वो आपको हमने बात की है. एडिनोमायोसिस की बात की है. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में क्या होते हैं? एक तो नली पैरा वुमेन होती है, मोस्ट कॉमन उनमें है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो मल्टी पैरा उनमें ये हो नहीं सकता, बट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स. कौन कौन से हैं? तो रिस्क फैक्टर इज नली पैरा, ओबीज, hypertensive, delayed menopause, diabetic, family history, PCOS, irregular frequent cycles. अब जो मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. हम हर पेशेंट को एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. द पेशेंट्स ऑलवेज हैव टू बी कैटेगराइज्ड, ऑलवेज हैव टू बी पुट इन ग्रुप्स, whether they want a medical treatment or they want a surgical treatment. अब ये चीज़ें आप कैसे डिसाइड करते हैं? आफ्टर मेकिंग अ डायग्नोसिस एंड गेटिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशंस डन, यू कम टू द हमेशा पेशेंट से डिस्कस करते हैं, उसको बुलाया जाता है एंड वी हैव अ मीटिंग विद द पेशेंट और उससे पूछते हैं कि व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, आप क्या चाहते हैं? यू वांट अ ट्रीटमेंट विद अ मेडिसिन और यू वांट अ सर्जिकल ट्रीटमेंट, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस परमानेंटली. रिस्क और बेनिफिट्स ईच ऑप्शन के. अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, और अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, ये पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है. कॉन्ट्रासेप्टिव रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं या नहीं है, whether she has completed her family or not. If she is young, she wants to have more babies, तो definitely आप उसको नहीं कर सकती हैं, मतलब परमानेंट को ट्रीटमेंट या हिस्टेरेक्टमी नहीं कर सकते. और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री उसकी इंपॉर्टेंट है. शी इज हैविंग एनी टाइप ऑफ दी कार्डियक डिजीज है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, और एनी अदर और पैथोलॉजी है, जिसका थायराइड डिजीज भी हो सकता है, तो उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिफोर गोइंग टू दी ट्रीटमेंट. अब जनरल मेजर्स क्या हैं? Definitely, when a patient comes to you with a heavy menstrual bleeding or heavy vaginal bleeding, इसमें जनरल मेजर्स में एक तो आपके पास है ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया. पेशेंट इतना ज़्यादा ब्लीड कर रही है, शी वुड बी एनीमिक. और हिस्ट्री में जब आप पूछते हैं तो एनीमिया के सिम्टम्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. बेटा ये मैं आप लोगों को जब वार्ड में भी आते रहे हैं, एक बात पूछेंगे एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं तो आप लोगों को पता नहीं होते. रिपीट कर रही हूँ, एनीमिया के सिम्टम्स में होता है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस या डिस्निया, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन जोर जोर से महसूस होती है, सांस खराब हो जाता है, ब्लडी, हेडेक, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहता है, भूख नहीं लगती है, थोड़ा सा काम करते हैं थकावट हो जाती है, सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा. ठीक है जी, ये है जो मेन सिम्टम्स है. एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इज द मेन पर्पस आप इसको रखें ताकि पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए. Now, this treatment of anemia can be in two forms. अगर तो आपका ख्याल है कि पेशेंट जो है right now she is not fit for सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए और आप क्या मेडिकल ट्रीटमेंट पे डाल रहे हैं, एट द सेम टाइम आप IV आयरन ओरल आयरन दे सकते हैं. ओरल आयरन आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डबल डोज में दे सकते हैं हीम फीडिंग में, ताकि उसकी जो है वो हीमोग्लोबिन जो है उसकी वो इम्प्रूव हो सके. इफ द पेशेंट सेज कि जी मैं पहले आयरन लेती रही हूँ और मेरी उससे भी खून की कमी पूरी नहीं हो रही, वो हिस्ट्री देती है, या आप उसको पहले प्रिस्क्राइब कर चुके हैं, या उसकी आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन पुट दिस पेशेंट ऑन IV आयरन. ठीक है, IV आयरन की डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, जिसमें सिक्रोज भी आता है और इसकी इंजेक्शंस आती हैं जिनको हम ऑल्टरनेट डेज पे भी दे सकते हैं, और एक इंजेक्ट के नाम से भी इंजेक्शन आता है जो मतलब एक ही दफ़ा में लगाने से ऑल्दो इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई, 6,000 का इंजेक्शन कॉस्ट करता है एक हर इंजेक्शन, और उसे 2 to 3 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन एट द सेम टाइम इंक्रीज हो जाती है आपका. अच्छा, एक तो हो गया आपके पास एक मेन जो पर्पस है ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्यों
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? आगे जो दूसरा है, अच्छा जी, उसके बाद है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किस में इम्पोर्टेंट है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इम्पोर्टेंट इन द पेशेंट द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली पेशेंट्स जो हैं, जो कि इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आते हैं, तो उनमें कि अपना जो है वो वेट रिड्यूस करें एंड जंक फूड, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लें, ऑयली फैटी कार्ब्स वाले जो मील्स हैं वो कम लें एंड इंक्रीज प्रोटीन इनटेक है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन डूइंग एक्सरसाइज और जो है intake of carbs or junk food बंद करके shift yourself on vegetables and fruits पे, this is very important. Weight reduction by diet control and exercise, उसी की भी बात करें कि जी वेट अपना कम करें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली पेशेंट्स हैं, अनलेस एंटी हमेशा आके कहते हैं कि जी वजन बढ़ा है, उसकी वजह से पीरियड्स खराब हो गया, उसकी वजह से वजन बढ़ गया, पीरियड्स खराब हो गए उसकी वजह से वजन बढ़ गया, हालांकि इट्स ऑलवेज वाइस वर्सा, पहले वजन बढ़ता है, वेट इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद जो है वो पीरियड्स खराब होना शुरू होते हैं। तो ये सबसे पहले जनरल मेजर्स आपके पास इन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, व्हाट आर द मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो आप इसको ऑफर कर सकते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, ओके जी। अब हमने बात करी है जो मेडिकल ट्रीटमेंट है। मैंने आपको उस वक्त दो चीज़ों की बात की थी। एक बात की थी कि जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल पे प्रॉब्लम होता है, PGE2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स हैं हमारे पास, PG सिंथेटेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं जो इनकी प्रोडक्शन को कम कर देगा एंड कैन रिजल्ट इन डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। दूसरी बात हमने की थी टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड यूरोप्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स की, जो कि फाइब्रिनोलिटिक्स हैं। अगर फाइब्रिनोलिटिक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स दे सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली कैपिलरी फ्रेजिलिटी इनहिबिटर्स हैं। समटाइम्स द कैपिलरीज बिकम्स वेरी मच फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग डिजीज या फैक्टर, जिसकी वजह से हम कैपिलरी फ्रेजिलिटी इनहिबिटर्स दे सकते हैं ताकि वो ब्लीडिंग कम हो इसकी। ये है आपके पास नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट को हम दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट एंड देन इज द हार्मोनल ट्रीटमेंट। नॉन हार्मोनल में एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स, कैपिलरी फ्रेजिलिटी इनहिबिटर्स हैं, और हार्मोनल में प्रोजेस्टेरॉन है। इट कुड बी ओरल प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं आप, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको प्रोजेस्टेरॉन बीइंग इंट्रायूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस, ईस्ट्रोजेंस प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या फिर खाली ईस्ट्रोजेंस भी दी जा सकती हैं। सो नॉन हार्मोनल और हार्मोनल ट्रीटमेंट है। मैनेजमेंट में अदर और क्या ड्रग्स दे सकते हैं? हार्मोनल में वी कैन हैव डेनाजोल, GnRH एनालॉग्स हैं, और सर्जिकल में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इन विच वी कैन डू दी एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं, और सेकंड वन इज द हिस्टेरेक्टमी। अभी इनकी डिटेल में बात करते हैं। नो मेडिकल ट्रीटमेंट में एनसाइड्स, एनसाइड्स क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग वी यूज इन द MD, that is a heavy menstrual bleeding, is the
मीफेनेमिक एसिड है, जो कि हमारे पास जो ट्रेड नेम है उसका दैट इज दी पॉन्स्टोन के नाम से आती है, पॉन्स्टोन या पॉन्स्टोन फोर्ट के नाम से आती है। समटाइम्स लोग हैं वो ब्रूफन वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन ब्रूफन दैट मच इफेक्टिव नहीं है जितना कि जो मीफेनेमिक एसिड है। ना मीफेनेमिक एसिड जो है वो 25% रिडक्शन करती है ब्लड फ्लो का। एनाल्जेसिक है, ज़ाहिर बात है, if the patient is complaining of dysmenorrhea, it relieves the pain at the same time. Contraindicated in the patient with duodenal ulcers. और आपको पता है कि जितने NSAIDs हैं सारे सारे ऑल कॉजेज द GIT डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं। सो इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग ड्यूडेनल अल्सर है, उसको कोई GIT का प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है या एस्थमा की कंप्लेन है, तो उनको हम NSAIDs नहीं देते, क्योंकि जो एस्पिरिन है वो बेसिकली एस्थमा के पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इट कैन वर्सन दिस एस्थमा। डोज क्या है? 500 मिलीग्राम TDS में आप उसको देते हैं। ट्रांसमिक एसिड जो है इट इज द मोस्ट, आप वैसे कोई चलती फिरती खातून आ जाए ना आपके पास और आप पूछें कि आपको किसी ने कोई दवाई ली है, तो वो कहती है हाँ जी मैं एक कैप्सूल खा रही हूँ, तो दैट कैप्सूल इज ट्रांसमिक एसिड। इट इज एन एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग है। 50% रिडक्शन इन ब्लड फ्लो। इट इज नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, लेकिन रिस्क ऑफ द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इंक्रीज, VTE वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क इंक्रीज हो जाता है। दो द बुक्स डॉक्यूमेंट इट ओनली टू बी 1% रिस्क ऑफ द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, लेकिन जो इसमें डेली रूटीन में पेशेंट्स हमने भी देखे टू कम अक्रॉस द मेडिकल पर्सनल, तो वो हमेशा आपको बताते हैं कि ये आप जो देते हैं ड्रग्स, इससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। फिर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, विच हार्मोनल ट्रीटमेंट है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल COC 50% रिडक्शन इन ब्लड फ्लो करता है। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन। सो अगर ऐसी खातून है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज करती है तो उसको आप दे सकते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सो अगर खातून की उम्र जो है वो शी इज अबव 35 ईयर्स, शी इज ओबीज, शी इज अ स्मोकर, शी इज अ फैमिली ब्रेस्ट, तो उसमें आप कभी भी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते, बिकॉज इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एज वेल एज द रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज कर देती है। नॉरहेस्टेरोन है। अच्छा, COCs का बहुत ज़्यादा फायदा भी है, नुकसान भी इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली इसके जो बेनिफिट्स द रिस्क अगेंस्ट द बेनिफिट्स हैव टू बी वेड, और फायदे ज़्यादा हैं। इट साइकिल रेगुलर हो जाता है। अगर किसी का साइकिल इरेगुलर, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को कम कर देता है, डिस्मेनोरिया को रिलीव कर देता है। अगर किसी की पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसमें भी बहुत ज़्यादा सूदिंग एक्शन होता है, इसका अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो को कम करता है, पेन को कम करता है। तो इसलिए जो COCPs हैं वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की जाती हैं हमारे यहाँ, तो रेगुलराइज साइकिल। बट ऐसी खवातीन में जिनकी एज इज़ लेस 35 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं कि इसमें फर्दर फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। नॉरहेस्टेरोन प्राइमुलेट N के नाम से आती है हमारे यहाँ, और ये साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन है। 5 से 25 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है हम इसको साइकिल के 5वें दिन से लेके 25 डे तक दे सकते हैं, 20 दिन के लिए, 5th डे से लेके 25 डेज तक दे सकते हैं। इट रेगुलेट ब्लीडिंग। हम इसको 20 दिन के लिए देते हैं, और उसके बाद जो 20 दिन के लिए बाद इसको छोड़ दें 21 दिन के बाद, और फिर उसके बाद 7 डेज में आपको ब्लीडिंग होगी, और 7 डेज के बाद फिर आप इसको शुरू कर दें। तो ये रेगुलेट करती है ब्लीडिंग को, साइकिल को रेगुलराइज करती है। कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, बट द इफेक्ट के ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कॉज करती है। इट कॉजेज इरेगुलर ब्लीडिंग। पेशेंट आपके पास आएगी, कहती है कि कभी कभी मुझे हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रहती है। देन वी हैव द मेडिकल मैनेजमेंट में लीवोनॉर्जेस्ट्रेल। इट इज़ जो आप कहें कि जो मॉडर्न दुनिया की ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत ही जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, दैट तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा कम इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि महंगी है। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल मारीना के नाम से आती है। ये आपका ऑस्पी का स्टेशन है। ये आपका पूरा SCQ का क्वेश्चन भी आता है, और इसलिए इसके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लीवोनॉर्जेस्ट्रेल है क्या। बेसिकली इट इज़ अ प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूट्राइन सिस्टम है। इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रेल है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इट रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू 90%। इतनी बात चीज़ों का हमने पढ़ा है, दैट इज द मीफेनेमिक एसिड है, एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स हैं, COCPs हैं। दे डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ओनली टू 50%, 30%, या फिर 20% कम करती है। लेकिन ये जो लीवोनॉर्जेस्ट्रेल ये 90% ब्लड लॉस को कम कर देती है। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल जो है डिलीवर्स 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ द लीवोनॉर्जेस्ट्रेल डेली टू एंडोमेट्रियम। इट इज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव टू। ठीक है जी, 5 अगर आपने एक दफा रख दी है तो उसको फिर भूल जाएं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। उससे परेशानी वाली
की कोई बात नहीं है। लेकिन इसका अर्ली पीरियड्स में ये टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आपने किसी पेशेंट को लीवर नॉट जस्ट रखी है कि इट कॉजेज इरेगुलर ब्लीडिंग, पहले 6 महीने तक थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग प्रोलॉन्ग रहती है, 7-8 दिन से ज़्यादा 10 दिन तक पेशेंट कहती है मुझे स्पॉटिंग रहती है, और उसको आपको काउंसिल करना पड़ता है पेशेंट को। यू हैव टू टेक द पेशेंट इन कॉन्फिडेंस और उसको बताएं कि जी आपको लॉन्ग फायदा ज़्यादा है, कुछ अरसे के लिए प्रॉब्लम करता है 6 महीने में, और उसके बाद इसका फायदा बहुत ज़्यादा है। इसका अब काम क्या है? इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस को भी कम करी है, इफेक्टिव एज एंडोमेट्रियल एब्लेशन, avoiding surgical management like hysterectomy. So it has the same benefits just like the hysterectomy. To hysterectomy, जितने hysterectomy के फायदे हैं उतने इसके फायदे हैं। तो rather than going for the hysterectomy or endometrial ablation, जो कि एक surgical procedure है, we can use the lever node just well. Minimal action on hypothalamic pituitary because we are just inserting it locally, uterus में insert कर देते हैं, और इसके systemic side effects बहुत कम होते हैं। मूड चेंजेस हैं, लिबिडो लॉस ऑफ लिबिडो है, या फिर डिप्रेशन है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग या डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं, मूड ऑल्ट्रेशंस की, वो बहुत कम होती हैं। इट कॉजेज ग्लैंडुलर एट्रोफी करता है एंड स्ट्रोमल वेस्कुलराइजेशन। अब हम कहें कि जी किस तरह एक्शन करता है, मैंने आपसे बात की थी, बिकॉज ऑफ द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया डेवलप हो जाता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को काउंटरैक्ट करने के लिए वी गिव द प्रोजेस्ट्रोजेंस। जब प्रोजेस्ट्रोजेंस आते हैं तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी कॉज करते हैं, वहां पे स्ट्रोमल डेसिडुलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिनिंग हो जाती है। थिनिंग हो जाती है तो उसमें हाइपरप्लेजिया खत्म हो जाता है और ब्लीडिंग जो होती है वो रेगुलराइज हो जाती है। नो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। ये है जी मायरीना, इसके आर्म्स में यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोन दोनों तरफ। सिमिलरली इसका जो स्टेम है इट आल्सो कंटेन्स प्रोजेस्टेरोन, लेवोनॉर्जेस्ट्रल, एंड इट रिलीजेस द 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ द लेवोनॉर्जेस्ट्रल डेली। और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, इट कॉजेज अ थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एसिडुलाइजेशन कॉज करता है स्ट्रोमा की। नेक्स्ट इज GnRH एनालॉग्स हैं, पिट्यूटरी एक्शन। अब GnRH एनालॉग्स किस तरह से एक्शन करते हैं? GnRH एनालॉग्स कॉजेज द नेगेटिव फीडबैक। आप जब एक दफा कोई ड्रग देते हैं तो फर्स्ट पहले तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगी ना, इट कॉजेज द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ FSH, LH, और फिर इन टर्न ओवरी पे जाके एक्ट करेगा एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जब आप उसको रेगुलर देते रहते हैं GnRH एनालॉग्स को हम, तो इट कॉजेज द नेगेटिव फीडबैक। तो GnRH जब आप दिए है वो क्या करेगा कि पिट्यूटरी को जाके सप्रेस करता है, ठीक है, पिट्यूटरी को जाके सप्रेस करेगा कि जी अब आप FSH और LH की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दें। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो वो फर्दर ओवरी करता है टू स्टॉप द ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। जब ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो एंडोमेट्रियल की जो थिकनिंग है वो खत्म हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, और जब हाइपरप्लेजिया नहीं होगा ब्लीडिंग नहीं होगी। इफेक्टिव फॉर डिस्मेनोरिया, इरेगुलर ब्लीडिंग, फ्लशिंग एंड स्वेटिंग। अच्छा, GnRH भी थोड़ी बहुत पेशेंट्स को इरेगुलर ब्लीडिंग होती है शुरू के कुछ पीरियड्स में। GnRH एनालॉग्स के कुछ हैं, दे आर द सेम साइड इफेक्ट्स एज दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग मेनोपॉज, जिनमें फ्लशिंग है, नाइट स्वेट्स हैं, और लॉस ऑफ लिबिडो एंड थिनिंग ऑफ द यूट्रोविजाइनल या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम है उसकी बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है, विच कैन ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब आप जाहिर बात है जी कुछ अरसे के लिए आपने सिर्फ देना है, बट नॉट फॉर मोर देन 6 months। इफ यू आर गोइंग टू गिव इट फॉर मोर देन 6 months तो फर्दर एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसका ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, और बोन की एक्स एंड पेन्स और जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, और नाइट स्वेट्स और जो हॉट फ्लैशेस वगैरह वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अवॉइड करते हैं यूजुअली कि 6 months से ज़्यादा ना दें, 6 months, बट एज सून एज यू स्टॉप गिविंग दिस GnRH तो उससे क्या होता है कि साइन सिम्टम्स रिकर, they come back again, so it's not a permanent treatment नहीं है उसका। जितने treatments आपको मेडिकल बताए जा रहे हैं, it's not a permanent treatment, it's only a short term solution। आप ट्रांसमिक एसिड दें, आप पर that is a mefenamic acid दें, you give the oral contraceptive pills, you give only progesterones दें, you give the levonorgestrel, you give GnRH, it's just a short term treatment, long term treatment नहीं है। As soon as you stop the treatment the symptoms will come back again। अच्छा, जब आप इसको, चूंकि मैंने आपको बताया कि मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं इससे, अगर इफ यू आर गोइंग टू गिव इट फॉर मोर देन 6 months तो फिर आप इसको HRT दें, दैट इज अ हार्मोन थेरेपी, आप उसके साथ कॉम्बिनेशन में इसको जरूर देंगे,
ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू काउंटरैक्ट द साइन सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। आती किस नाम से है? गॉसिलिन आती है 3.6 मिलीग्राम सबकुटेनियस मंथली है, जिसको इंसर्ट कर दिया जाता है सबकुटेनियसली इन दी एब्डोमिनल वॉल में। डेकापेप्टाइल है 3 मिलीग्राम सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर मंथली दिया जाता है ये भी। बुस्ट्रिलिन है 300 माइक्रोग्राम्स का नेजल स्प्रे आता है, विच यू कैन गिव इन द नोज में उसका स्प्रे कर देते हैं, एवरी वीकली भी करते हैं, कुछ ऐसी डोजेज आती हैं जो कि 3 वीकली भी की जाती हैं 3 हफ्तों के बाद। ये डायरेक्टली जाके एक्ट करती है पिट्यूटरी पे, सप्रेस करती हैं, इन टर्न एक्ट्स ऑन द ओवरी, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती हैं। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि डोजेस क्या क्या हैं। एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स में भी है ट्रांसमिक एसिड, डोज क्या है 500 मिलीग्राम्स टीआईडी, मतलब 3 टाइम्स अ डे, और क्यूआईडी 4 टाइम्स अ डे फॉर 3 to 5 डेज। जब तक आपको पीरियड्स के पहले 3 से 5 दिन है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसमें ले। जो मैक्सिमम डोज है इसकी दैट इज 4 ग्राम्स पर डे भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स में मीफेनेमिक एसिड है 500 mg फॉर 3 to 5 डेज। कैपिलरी फ्रेजिलिटी इनहिबिटर्स में इथमसाइलेट है 500 मिलीग्राम्स क्यूआईडी फॉर 4 to 5 डेज है। ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं होता है, कम इस्तेमाल होता है। तो हार्मोन्स में भी है द प्रोजेस्टेरोन्स हैं, मैंने बात की थी नॉरहेस्टेरोन की, ये बेटा बहुत कॉमनली यूज ड्रग है। ये आती है जो प्राइमलेट एन के नाम से आती है, डुफेस्टॉन आती है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस आते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पसेस एज वेल एज टू कंट्रोल एक्सेसिव हेवी वैजाइनल ब्लीडिंग। डुफेस्टॉन जो है टू अरेस्ट और साइक्लिक है, ये कंट्रोल कर सकती है, जिसको हम 5 से 25 डेज तक देते हैं। डोज क्या है 10 मिलीग्राम 6 आवर, दिन में 4 दफा 24 से 48 आवर्स के लिए दे सकते हैं, फॉलोड बाय 10 मिलीग्राम्स पर डे फॉर 15 to 25 डेज। 5 से 15 दिन के लिए भी दे सकते हैं, या 5 से 25वें दिन जो है उसका तब तक भी दे सकते हैं। मिलीग्राम फॉर 10 से 25th डे तक फॉर 3 to 6 साइकिल्स, 6 महीने के लिए दे सकते हैं, 3 महीने के लिए दे सकते हैं। 3 महीने के बाद पहले आप पेशेंट को बुलाते हैं, उससे सिम्टम्स का पूछते हैं कि वेदर द सिम्टम्स आर इम्प्रूव्ड और नॉट, और वेदर शी इज फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट, और इफ शी कैन वेल तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 3 more months। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन में भी है दी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जिसमें इथेनॉल ईस्टोरॉल प्लस नॉरहेस्टेरोन ये नॉर्जेस्ट्रल के कॉम्बिनेशन में आता है। 20 to 30 माइक्रोग्राम्स जो है वो ईस्ट्रोजन है, प्लस 0.5 to 0.7 मिलीग्राम साइक्लिकल डेली, स्टार्टिंग ऑन 4th और 5th डे ऑफ द साइकिल पे शुरू करते हैं टू 21st डे ऑफ द साइकिल फॉर 3 to 6 साइकिल्स हैं। तो हम इसको 21 डेज के लिए देते हैं। 21 डेज के बाद उससे कहते हैं जी आपने 7 डेज के लिए छोड़ते हैं, 7 डेज में आपको पीरियड्स होंगे, उसके बाद उसको 7th डे के बाद फिर दोबारा शुरू कर देना है। ईस्ट्रोजन ओनली है इथेनॉल ईस्टोडायोल 50 माइक्रोग्राम्स पर डे। इसको कम इस्तेमाल करते हैं, ये इस्ट्रोनॉर के नाम से भी आती है, लेकिन हम इसको मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, कुछ लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट्रोजन इसलिए ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि मैंने कि कॉजेज हाइपरप्लेसिया और फिर एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डेनाजोल है, डेनाजोल एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है एंड बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस में यूज़ करते हैं। आप इसको फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट पे यूज़ कर सकते हैं टू काउंटरैक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, और इसकी डोज जो है दैट इज 100 to 200 मिलीग्राम्स पर डे फॉर 3 to 6 months। GnRH एनालॉग्स की बात की है मैंने, भी आपको बताया कि नाम से आती है 3.6 मिलीग्राम्स इंट्रामस्कुलर वंस इन 4 weeks, महीने में एक दफ़ा आपने इंजेक्शन लगा देना है। ये इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, ये आमतौर पे पेशेंट्स को आप दे नहीं सकते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं दीस आर वेरी नॉन कोडिंग, और ये 11,000 का एक इंजेक्शन आता है, लिक्विन के नाम से आता है, जिसमें ल्यूसिप्रेलिन होती है, और महीने में एक बार आप लग देते हैं, लेकिन इट हैज़ द सेम साइड इफेक्ट्स। मैंने बताई थी कि जी जिस तरह के मीनोपॉज साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इसके आने शुरू हो जाते हैं, आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते हैं। और मिलॉक्सिफिन है 60 मिलीग्राम्स ट्वाइस वीकली फॉर के लिए, 12 वीक्स मीन 3 months के लिए। अच्छा जी, अब हमने ये सारी की सारी मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर ली है। पहले हमने बात की कुछ नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात की है। बेटे जब आप लोग अपने SC क्यू सॉल्व करते हैं
में आपने मैनेजमेंट लिखनी है तो उसमें भी ऐसे ही लिखते हैं, पहले आप हेडिंग देते हैं नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट का देते हैं और फिर एंड ट्रीटमेंट आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो यू हैव टू डिसाइड कि आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या करना है। हर पेशेंट का ऐसे ट्रीटमेंट नहीं लिख देना होता, दिमाग भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है। तो मैनेजमेंट में कब कर सकते हैं? व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स। आपने पेशेंट को 3 से 6 महीने तक मेडिकल ट्रीटमेंट देके देख लिया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, पेशेंट फैमिली अपनी पैदा नहीं करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव उसके रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस यूट्रस है क्योंकि मैं तंग आ गई, मैंने बहुत दवाइयाँ खा के देख ली हैं, मैं बार बार हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं लगा सकती हूँ। तो आप ऐसा करें कि मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका बताएं। आप उसमें कंजर्वेटिव एक है और एक रेडिकल है। कंजर्वेटिव में आप क्या कर सकते हैं? डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। रूटीन डायलिटेशन डीएनसी कर सकते हैं। अब रूटीन डीएनसी में हम क्या करते हैं कि जस्ट लाइक दैट जिसमें हम एबॉर्शन के मिसकैरेजेस के पेशेंट्स में डीएनसी करते हैं, उस तरह इन पेशेंट्स में भी डीएनसी की जाती है। वी डू दी क्यूरेटाज, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का क्यूरेट कर दिया जाता है और एक्सेसिव जितनी हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, आपने क्यूरेट किया ताकि जितनी ओवरग्रोन या हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम है वो निकल जाए और उसके बाद उसके पेशेंट की ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग होगी। तो इसको डीएनसी को एक तो डायग्नोस्टिक डीएनसी होती है और एक थेराप्यूटिक डीएनसी होती है। ये वाली जो डीएनसी है दैट इज अ थेराप्यूटिक डीएनसी। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज पहले ज़माने में किया जाता था, आप तो नहीं करते। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज का मतलब है कि आप पहले क्यूरेट करते हैं सर्वाइकल कैनाल का, फिर आप ऊपर जाते हैं, फिर आप लेटरल और एंटीरियर लेटरल वॉल्स ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस का क्यूरेटाज करते हैं, फिर आप फंडस पे चले जाते हैं और फंडस का जो है उसका क्यूरेटाज करते हैं। और इन तीनों सैंपल्स को अलग-अलग ऑटो कंटेनर्स में जाकर यू सेंड इट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं कंजर्वेटिव में और रेडिकल कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, इट्स अ मॉडर्न टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। एंडोमेट्रियल एब्लेशन एक मॉडर्न टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है इन विच वी बर्न द एंडोमेट्रियम। मैंने अभी आपसे बात की थी कि जी हम क्यूरेटाज जो करते हैं इस वजह से करते हैं ताकि जितनी हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम है उसको खुर्च के निकाल दें। ठीक है, ओवरग्रोन एंडोमेट्रियम को निकाल दें एक दफा से। एंडोमेट्रियल एब्लेशन का मकसद है कि ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी और उसको बर्न कर देते हैं, बर्न टू ऑफ द थिकनेस, कि उसकी जो बेसल एंडोमेट्रियम है उसको भी बर्न कर दिया जाए ताकि वहां से रीग्रो ना हो सके। बर्न टू द एक्सटेंट कि हम उसकी बेसल एंडोमेट्रियम को भी बर्न कर देते हैं ताकि उसकी रीग्रोथ वहां से ना हो सके और दोबारा वो हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम ना बन सके और ना हो सके। लेकिन कंडीशंस में हम करते हैं दैट इज द एब्लेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग टू सफिशिएंट डेप्थ टू प्रिवेंट रीजनरेशन ऑफ एपिथेलियम। ठीक है जी। इंडिकेशंस क्या है इसकी? फेल्ड मेडिकल थेरेपी, यू हैव गिवन द मेडिकल ट्रीटमेंट, फेल हो गई है। यंग वुमेन डिजायर्स टू बी, लेकिन वो चाहती है कि मैं हिस्टेक्टमी भी ना कराऊं। और पुअर सर्जिकल रिस्क है फॉर नॉन कार्सिनोमा लीजन ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब उसको कोई रिस्क कार्सिनोमा का भी ऐसा नहीं कि आप उसकी हिस्टेक्टमी कर दें, पेशेंट गए तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं कि उसके एंडोमेट्रियम को बर्न कर देते हैं। लेकिन यू ऑलवेज टेल द पेशेंट कि इसके बाद आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकेंगे, प्रेगनेंसी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप एंडोमेट्रियम बर्न कर देंगे। इसके अलावा देयर आर सम कंडीशंस इन व्हिच द प्रेगनेंसीज हैव बीन इन दीज पेशेंट्स आफ्टर एंडोमेट्रियल एब्लेशन, लेकिन उनमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जिस तरह के इन पेशेंट्स के अंदर आफ्टरवर्ड्स मिसकैरेजेस या अबॉर्शन के चांसेस, प्री टर्म लेबर के और फिर प्लेसेंटा एक्रीटा इनक्रीटा के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो दीज ऑल रिस्क्स एंड बेनिफिट्स हैव टू बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। दूसरा साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? आपने तो ये ब्लाइंड प्रोसीजर है जिसमें डिफरेंट फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन टेक्निक्स आती हैं। आपने चीज़ अंदर इंसर्ट करना है और आपने एंडोमेट्रियम को बर्न कर देना है, तो आपको नजर तो नहीं आ रहा ना कि आपने पूरी की पूरी थ्रू एंड थ्रू कर दी है कि नहीं की है। सम एरियाज कैन बी मिस्ड, एंडोमेट्रियम के बहुत एरियाज मिस भी तो हो सकते हैं ना उसमें। तो अगर एंडोमेट्रियम के कुछ एरियाज मिस हो गए हैं तो पेशेंट वहां से फिर दोबारा ब्लीड करना शुरू कर देगी, तो दिस ट्रीटमेंट फेल्स। इसलिए इसका सेटिस्फेक्शन रेट जो है इट्स ओनली 20 to 30%, 20 to 30%। पैसे भी मरीज के बहुत ज़्यादा लग गए हैं और सेटिस्फेक्शन रेट भी इम्प्रूव नहीं हुआ। हो सकता है आफ्टरवर्ड शी आल्सो हैज टू एंड अप इन हिस्टेक्टमी क्योंकि उसके सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए हैं।
ना एंडोमेट्रियल एब्लेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के डिजायर फॉर फर्टिलिटी, अगर वो और बच्चे पैदा करना चाहती है फिर नहीं कर सकते. लार्ज यूट्राइन कैविटी इफ द साइज ऑफ द कैविटी इज मोर देन 12 centimeters, you cannot go for this endometrial ablation. Endometrial hyperplasia with atypia. Endometrial hyperplasia with atypia में 25% chances of endometrial malignancy के coexistence के हैं. Means there are 25 there are chances that with this endometrial hyperplasia 25% of the patients have coexistent endometrial cancer. इस वजह से आप ablation नहीं करेंगे. कैंसर का ट्रीटमेंट एब्लेशन तो नहीं है. यू ऑलवेज गो हैव टू गो फॉर दी स्टेजिंग लेप्रोटमी और उसकी आपने हिस्टेक्टमी करनी है. सिमिलरली अगर मेलिग्नेंसी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल और लार्ज फाइब्रॉइड्स हैं, नॉन फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट्स हैं, इन तमाम केसेस के लिए यू कांट गो फॉर द एंडोमेट्रियल एब्लेशन. एंडोमेट्रियल एब्लेशन टेक्निक्स में फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स हैं. दैट आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स वैसे आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है. अगर आप लिखते हैं सिर्फ यही नाम ही लिख दें तो काफ़ी है. इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपसे कभी भी नहीं पूछते हैं. तो इसमें फर्स्ट जनरेशन एंडोमेट्रियल लेजर आ जाता है, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन, रोलर बॉल इलेक्ट्रोकैगुलेशन है. एंड सेकंड जनरेशन टेक्निक्स में इम्पिडेंस टेक्निक्स में नोवाशोर है, थर्मा यूट्राइन बैलून एब्लेशन थर्मा चॉइस के नाम से आती है, एंड माइक्रोवेव एब्लेशन है. अब एब्लेशन का इट रिड्यूसेस द ब्लड लॉस बाय 90%. जिस तरह हमने कहा था लीवर नॉट जस्ट्रल का इंट्रायूट्राइन आईयूसीडी है जो कि मारीना के नाम से आती है. इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस बाय अबाउट 90%. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यू रिक्वायर जनरल एनेस्थीसिया, तो पेशेंट हैज टू बी गिवन एनेस्थीसिया और रिक्वायर्स लॉन्ग ट्रेनिंग. द डूअर जो है इसका जो सर्जन है ही हैज टू बी वेरी वेरी एक्सपर्ट. It has to be a skilled person. इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा. More chances of uterine perforation because it's a blind procedure. तो जिस तरह के DNC में perforation के chances बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी वक्त uterine perforation हो सकती है. Fluid overload. मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि इसके टू वे होता है हमेशा. एक तरफ से फ्लूइड अंदर जा रहा होता है, एक तरफ से आ रहा होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लूइड्स कैन बी यूज्ड. तो उन वो जो फ्लूइड्स हैं बॉडी फ्लूइड रिटेन कर लेती है और फिर वो फ्लूइड रिटेन करने की वजह से फ्लूइड ओवरलोड में पेशेंट जो है वो जा सकती है. तो इसके एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो तो ये है. प्रीमेच्योरिटी एंड मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा इन प्रेगनेंसी. मैंने आपको पहले बता दिया था कि द पेशेंट वांट्स टू कंसीव आफ्टर दिस एंडोमेट्रियल एब्लेशन, तो उसको बता दें कि प्रेगनेंसी वैसे तो होती नहीं है, अगर हो जाए तो प्रीमेच्योर हो सकता है बेबी और एडहेरेंट प्लेसेंटा इंक्रीटा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. हाँ जी, ये है जी थर्मो एब्ल्यूजन ऑफ द एंडोमेट्रियम. ये एक बैलून है. बैलून को आप अंदर डालते हैं, अंदर डाल के इन्फ्लेट कर देते हैं और फिर उसमें से उसको टर्न ऑन कर देते हैं मशीन को, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. और टेम्परेचर इंक्रीज होने से ऑल दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ये बर्न हो जाती है. बेसल एंडोमेट्रियम, ठीक है, सारी सारी बर्न हो जाती है और जो हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम वो अब बर्न हो जाएगी और उससे ब्लीडिंग उसकी रुक जाएगी. लेकिन आपको मैंने बताया कि ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है. यू कैन नॉट बी श्योर कि 100% अचीव हो गया है. दिस इज इम्पिडेंस कंट्रोल इलेक्ट्रोकैगुलेशन. ये एक नेट की तरह का बना हुआ है. इससे आप कोएगुलेट करते थे. आर्टरी आपने कभी सिजेरियन जो थिएटर में आए होंगे उन्होंने देखा, सिजेरियन करते हैं तो ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनको कोएगुलेट कर दिया जाता है ताकि वहां से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए या बंद हो. तो ये पूरे का पूरा अंदर कोएगुलेट कर देता है. ये कॉटरी की तरह की एक चीज है जो पूरी एंडोमेट्रियम को जाके अंदर से यहाँ से बर्न कर देती है कैसे ब्लीडिंग ना हो. ये जी थर्मा चॉइस यूट्राइन बैलून थेरेपी सिस्टम है और इसको हम थर्मा चॉइस भी कहते हैं. यहाँ से वो कंट्रोल होता है सारे का सारे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ये देखें जी, ये है जी प्रोटेक्टिव कैप्स है इसके. इसको आप अंदर ये वाला जो पोर्शन है इट हैज टू बी इंसर्टेड इन द यूट्राइन कैविटी. और ये माइक्रोवेव कनेक्टर है. इसका कनेक्ट करके चीज़ा माइक्रोवेव जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था जो सेकेंड जनरेशन है ये उसके लिए यूज होता है. ये देख लीजिए अंदर आपने डाला है, फिर माइक्रोवेव हीट को ऑन कर देते हैं वेव्स को और उसको बर्न कर देता है. हीटिंग एंडोमेट्रियम डाउन टू द बेसल लेयर 5 to 6 मिलीमीटर की कम से कम बर्न उसको करते हैं ताकि वो रीग्रो ना हो सके. सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी क्या है जी? लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ एब्लेशन के क्या होते हैं? 30% रिमेन एमेनोरिक. मैंने आपको बताया जो इसका एमेनोरिया का रेट है 20 to 30% सेटिस्फेक्शन रेट है. 40 to 50% women have reduced bleeding during their menstrual periods. 10 to 20% women require hysterectomy due to the failure, that is no relief from bleeding. हिस्टेरेक्टमी कब कर सकते हैं? एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक एंड वेजाइनल. 3 टाइप्स की हिस्टेरेक्टमीज हैं. इंडिकेशन स्कैन. आपने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया आई एम सॉरी
अगर इफ देयर इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है विद एटोपिया, मैंने आपको बताया है द रिस्क ऑफ द मेलिग्नेंसी कोएग्जिस्टेंस मेलिग्नेंसी इज 25%, 25 to 50%. सो इसमें आपको हिस्टेक्टमी ही करनी है. फेल्ड मेडिकल थेरेपी इन द वुमेन ओवर 40 to 45 years of age. फेल्ड एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, अदर पेल्विक पैथोलॉजी है दैट नीड्स अ सर्जरी. तो इन तमाम केसेस में आप सर्जिकल मैनेजमेंट कहते हैं. पेशेंट हैज कंप्लीटेड हर फैमिली, शी इज अबाउट 45 years of age, शी नीड्स अ परमानेंट ट्रीटमेंट, शी हैड ऑलरेडी फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल एंडोमेट्रियल एब्लेशन फेल हो चुकी है. तो उन तमाम केसेस में आपको मेलिग्नेंसी है, उन तमाम केसेस में आप क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट. अब सर्जिकल मैनेजमेंट जब आप हिस्टेक्टमी करते हैं बेटा, इट्स ऑलवेज अ मेजर प्रोसीजर. हर किसी की हिस्टेक्टमी नहीं कर देनी होती है, इट्स ऑलवेज अ मेजर प्रोसीजर. और उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं दैट हैव टू बी डिस्कस्ड विद द पेशेंट. एक तो एनेस्थीसिया का अपना रिस्क होता है. सिमिलरली जब आप सर्जरी करते हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी द रिस्क ऑफ द डैमेज टू द गट है, यूट्रस सॉरी जो है इंटेस्टाइन्स को डैमेज हो सकता है, ब्लैडर को डैमेज हो सकता है, मेजर वेसल्स अंदर बॉडी में उनको डैमेज हो सकता है. और पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, उसके रिएक्शंस हैं, एंटीबायोटिक्स के रिएक्शंस हो सकते हैं. द पेशेंट हैज़ टू बी रिटेन्ड इन द हॉस्पिटल एटलीस्ट फॉर 10 to 15 days है, जिसमें प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड शामिल है. एंड मोर ओवर इफ शी इज़ अ वर्किंग वुमेन तो शी हैज़ टू टेक ऑफ फ्रॉम हर वर्क एटलीस्ट फॉर 6 weeks. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड विद हर. अब की पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए हैं जी. आफ्टर ऑल दीज थिंग्स मैंने कोशिश तो की है कि पूरा आपको अच्छी तरह से बता दें. अगर आपका इंटरेस्ट इसमें होए तो AUB कैन बी ड्यू टू द ऑर्गेनिक डिजीज और डिसफंक्शनल disorder. It can occur in any age group. जिसमें मैंने कहा था कि pubertal age and the perimenopausal age है. Bleeding of endometrial origin is diagnosed by exclusion of organic lesions by clinical and investigatory methods. If there is no organic pathology, it is labeled as bleeding of endometrial origin. Drug treatment non-hormonal है, hormonal है, और आखिर में फिर आपके पास जो है that is the surgical treatment. Levonorgestrel has revolutionized the medical management and has reduced the need of surgical treatment. मैंने आपको एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि it's very important, इसको डिटेल में पढ़ें. Levonorgestrel SCQ भी आ सकता है, SCQ से ज़रूर आते हैं, इस पर आपका ऑस्पी का एक्सटेंशन भी होता है. मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स, एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं. और if there are contraindications for ablation in many perimenopausal women. And treatment of DUB is to be individualized approach. Management of AUB according to the endometrial TVS है, low risk है तो medical management करेंगे. bleeding stop हो जाती है तो सिर्फ observe करें. bleeding continue रहती है, go for TVS. TVS is transvaginal scan. endometrial stripe आपको नजर आती है. if it is less than 5 millimeter से कम है, if it is less than 5 millimeter continue bleeding होती जा रही है, तो फिर आप क्या करें, यू हैव टू डू नथिंग. सब उसको मेडिकल मैनेजमेंट दोबारा दे सकते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल दे सकते हैं. अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है और ऑब्वियस पैथोलॉजी है देन इट नीड्स ट्रीटमेंट. कंटिन्यूड ब्लीडिंग है, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करें. यूनिफॉर्म थिकनिंग है, सिंगल ऑफ एंडोमेट्रियम और इंक्लूसिव रिजल्ट्स तो इनएडिक्वेट एंडोमेट्रियल बायोप्सी करें. इनएडिक्वेट बायोप्सी आती है तो हिस्टेरोस्कोपी करें दोबारा. अगर एडिक्वेट बायोप्सी होती है हिस्टोपैथोलॉजी पे तो ट्रीट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट. सॉरी. और ये भी एक वही एलॉग्रिथम बनाया हुआ है जिसमें आपको आपके बुक्स में भी है कि एलॉग्रिथम फॉर अल्ट्रासाउंड बेस्ड ट्रायज फॉर द AUB केसेस के लिए कि आपने उसको कैसे डिवाइड करना है कि किसका क्या ट्रीटमेंट करना है. DUB मैनेजमेंट इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नॉर्मल में मेडिकल ट्रीटमेंट अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो कंटिन्यू करें 3 से 6 महीने के लिए. लीवोनॉर्जेस्ट्रल भी दे सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में. अगर एबनॉर्मल क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बाद कुछ आती है आपके पास फाइंडिंग तो गो फॉर अल्ट्रासाउंड और ट्रीट अकॉर्डिंगली. मेडिकल मैनेजमेंट दिया है एंड शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, गो फॉर अल्ट्रासाउंड. पॉलिप आ जाता है तो हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड पॉलिप करें. अगर नॉर्मल आ जाता है तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं आप उसकी. रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स, एब्लेशन में अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो गो फॉर हिस्टेक्टमी. ओके. DUB इन एडोलेसेंट गर्ल्स में क्या करनी है आपने, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, थायराइड है, PCO है, यस इन्वेस्टिगेशन करें और ट्रीट करें. हार्मोनल प्रॉब्लम है ना उसको, थायराइड, तो आप उसको थायरॉक्सिन पे डाल सकते हैं. PCOD को ट्रीट करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करेंगे, वेट रिडक्शन है. अगर ब्लीडिंग नहीं है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग,
तो फिर आप क्या करना है, आपने हाई डोज प्रोजेस्टेरोन से दे सकते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन फॉर 6 months. Moderate bleeding has cyclical combined oral contraceptives and for 3 to 6 months. और रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरप्लेजिया के लिए हैं, कार्सिनोमा है या इरेगुलर साइकिल एसाइक्लिकल ब्लीडिंग है। अगर है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, फ्रैक्शनल क्यूरिटाज, एंडोमेट्रियल हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सिंपल हाइपरप्लेजिया आ जाता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन देंगे। अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया आता है तो गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। और अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आप उसको लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी डाल सकते हैं। Now here we come to the end of the lecture. और इसको बेटा पढ़ें, आपके बुक्स में अच्छा लिखा हुआ है, इंटरनेट से भी इसको पढ़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली 80% ऑफ द पेशेंट्स who come to us in OPD, they come with this complaint. तो वो किस तरह से आपने उसको कैटेगराइज करना है, किस तरह से उसकी इवेल्यूएशन करनी है, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करानी है। इट ऑलवेज हैज़ टू बी डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशंस और उसको ट्रीट करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर आप उसमें फैमिली में भी कहीं जाते हैं तो कोई खातून आपको पकड़ के पूछ लेती हैं, अच्छा बेटा आप डॉक्टर बताएं, मुझे तो पीरियड्स का ये प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि आपने उसको कैसे कैटेगराइज करना और कैसे ट्रीट करना है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।